हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल। जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस चैनल विद एक्स्ट्रा एआई की पावर। तो जेई क्रैक करने के लिए हमें क्या करना है? ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, और इस चैनल में हम लोग वही करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं हूं शहजाद, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और आज फिर से और एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बेस्ट प्रॉब्लम्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से। तो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। हम लोग बेस्ट प्रॉब्लम्स सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला सेक्शन से चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार इस वाले से कितने क्वेश्चंस आया लास्ट 5 इयर्स में, हम लोग वो चेक कर लेते, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते। तो चैप्टर मोटा मोटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है प्रिपरेशन मेथड्स, क्या क्या तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरा है प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेजरली क्वेश्चन कहाँ से आता है? मेजरली क्वेश्चन रिएक्शन वाले पार्ट से आता है ना। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के काफ़ी सारे रिएक्शंस है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो हम लोग भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेजरली प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस टैकल करने वाले, ठीक है। अब देखो, जो भी क्वेश्चंस है, आप अगर इसको एक एज ए टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ओपन टेस्ट का, आप वहाँ पे क्लिक करो, आप एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप में ये टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक कोड भी है, ये कोड भी आप यूज करके टेस्ट दे सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, प्रिपरेशन मेथड से है, कुछ कुछ रिएक्शन से और कुछ कुछ नेम से, तो हमें मैच करना है एक दूसरे के साथ, और ये है हमारे ऑप्शंस। तो चेक करते हैं ये कौन से रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन क्या है? RCN SnCl2 HCl के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूं, और मुझे क्या मिल रहा है? मुझे एक एल्डिहाइड मिल रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो RCN SnCl2 एल्डिहाइड बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आप सबको पता होगा। ये क्या रिएक्शन है? इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन, है ना, स्टीफन रिडक्शन। तो ये हो गया मेरा स्टीफन रिडक्शन। अगला रिएक्शन चेक करते हैं। अगला रिएक्शन क्या है? मेरे पास एक एसिड क्लोराइड है और मैं हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, और मुझे एक एल्डिहाइड मिल रहा है। तो देखो, हमें पता है कि जो एसिड क्लोराइड है वो इजीली रिड्यूसेबल है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और एल्काइल हैलाइड्स, ये सारे बहुत ही इजीली रिड्यूसेबल है। सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स इन सबको रिड्यूस कर सकता है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं, सॉरी, तो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने से क्या होगा? सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, और उसके बाद फर्दर रिडक्शन होके एल्कोहल बन जाएगा। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, अगर जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर मैं यूज करूंगा, तो मुझे एल्कोहल मिलेगा। बीच वाले स्टेप में मैं रोक नहीं सकता हूं। एंड इनफैक्ट अगर मैं हाइड्रोजन और पैलेडियम भी यूज करूंगा ना, तो भी ये पूरा ही रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में। तो अगर मुझे बीच में रोकना है, एल्डिहाइड वाले स्टेप में रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉइजन डालना पड़ेगा, जैसे कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट, राइट। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड हाइड्रोजनेशन करके, लेकिन यूजिंग ए पॉइजन। इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन, है ना। तो ये हो गया मेरा रोजेनमुंड रिएक्शन या फिर रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे पास टोल्यूइन है, टोल्यूइन से मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं क्रोमाइल क्लोराइड यूज करके, CrO2Cl2, और इसका प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में। अगर आप PYQs चेक करोगे तो बार बार ये रिएक्शन आता रहता है इन सम फॉर्म और द अदर। तो ये हो गया मेरा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन याद रखना, पूरा रिएक्शन अच्छे से पढ़ना। इटार्ड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला मैं बेंजीन से एल्डिहाइड बना रहा हूं COHCl यूज करके। ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये बेंजीन से अगर मैं एल्डिहाइड बनाता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन से COH+ अगर मैं करता हूं, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होके अल्टीमेटली एल्डिहाइड बनता है। इसका नाम क्या है? गेटरमैन कॉच रिएक्शन, है ना। तो ये सारे प्रिपरेशन मेथड से एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का तरीका है। ये हो गया मेरे पास गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो चेक करते हैं क्या होगा आंसर। तो ये तो हो गया मेरा स्टीफन रिडक्शन। तो ये हो गया मेरा स्टीफन रिडक्शन।
ये क्या है, ये रोजेनमुंड रिडक्शन है, तो ये हो गया रोजेनमुंड रिडक्शन, बी का हो गया 3। सी का ये क्या है, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इटार्ड रिएक्शन, और ये हो जाएगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास एक एल्काइन दिया हुआ है, पैलेडियम कार्बन के साथ में रिएक्ट कर रहा हूं, हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन। तो मुझे कुछ ए मिल रहा है, और इस ए का मैं ओजोनोलाइसिस कर रहा हूं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहा हूं। जिंक है ना, तो जिंक मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। बी और सी मिल रहा है, तो हमें ए, बी और सी बताना है क्या है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करता हूं पैलेडियम कार्बन में, तो एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करने से क्या मिलता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। आप अगर पैलेडियम कार्बन के साथ हाइड्रोजनेशन करते हो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन अगर आप करते हो ना, तो आपको एल्केन मिलता है। तो जनरली एल्केन मिलता है, ठीक है। लेकिन एल्केन का ओजोनोलाइसिस तो नहीं होगा, ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का ही होता है, तो एल्केन का ओजोनोलाइसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, बी और सी प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। जेईई 2025 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस देख के और क्वेश्चन देख के ये लग रहा है कि ये फुल रिडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फुल रिडक्शन का बात नहीं चल रहा है, तो बीच वाला रिडक्शन ही हो रहा होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन बन रहा होगा। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, पहले स्टेप में एक एल्कीन बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एल्कीन बनने वाला है। और तो ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसका ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस करने से क्या होता है प्रोडक्ट, शॉर्टकट तरीका क्या है, कभी भी अगर ओजोनोलाइसिस है तो ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, और तोड़ के क्या करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड O मतलब C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। और इस साइड में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O लगाना है, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, HCHO, है ना। तो ये प्रोडक्ट तभी बनेगा अगर जिंक दिया हुआ है तो, क्योंकि जिंक क्या करता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता है। अगर जिंक नहीं है, कुछ और है, जैसे H2O2 है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो भी एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख सकते हो ये एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है, यह सब भी ऑक्सीडाइज होके एसिड बन जाता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आपको जानना है तो एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जाइए, वहां पे आस्क इट सेक्शन है, आप आस्क कर सकते हो क्वेश्चन कि बताओ और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या डिफरेंस है। तो हमारा जो एआई है वो आपको एकदम ही एक्यूरेट आंसर देने वाला है, और नॉट ओनली दैट, आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लो टू क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट मोर, ठीक है, आपका क्लैरिटी ज्यादा आएगा। तो आप जाके ये फीचर भी टेस्ट आउट कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप से, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और मुझे मिलेगा 2 एल्डिहाइड CH3CHO और HCHO। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा मेरे पास ये एल्कीन, है ना, और उसके बाद CH3CHO HCHO, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास 4 कंपाउंड प्रोपानॉल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपानोन, ब्यूटानोन दिया हुआ है, और हमें निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का उसके रेट के हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो एल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट डिपेंड करता है, कभी भी अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है तो ये डिपेंड करता है कि मेरे पास ये जो कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल जाके इसी कार्बन पे अटैक करने वाला है, यही मेरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो कार्बन है ये कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेट फास्टर होगा या रेट स्लोअर होगा। जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इजीली अटैक करेगा, रेट फास्टर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज तो ये है कि मेरे पास जो एल्डिहाइड्स है ना, एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड यहाँ पे जैसे प्रोपानॉल हो गया CH3 CH2 CHO, और क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड का रेट जो है वो हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू कीटोन। तो कीटोन यहाँ पे प्रोपानोन है CH3 C डबल बॉन्डो CH3 प्रोपानोन, और ब्यूटानोन CH3 CH2
C डबल बॉन्ड हो CH3। तो देखो यहाँ पे हमेशा एल्डिहाइड का जो रेट है वो फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है? बिकॉज एल्डिहाइड में यहाँ पे एक छोटा सा हाइड्रोजन लगा हुआ है और कीटोन में दोनों साइड में मेरे पास बल्कि ग्रुप्स लगा हुआ है ना। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस पे, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कीटोन में कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो हमेशा एल्डिहाइड्स का जो रेट होता है वो फास्टर होता है कंपेयर टू कीटोन्स। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो प्रोपानोल बेंजल्डिहाइड का रेट तो भैया फास्टर होगा प्रोपानोन और ब्यूटानोन से। ठीक है। अब प्रोपानोल और बेंजल्डिहाइड में किसका रेट फास्टर होगा? तो देखो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तभी जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्लस बनेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस होगा, तब जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है। अब देखो अगर आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया दोनों केसेस में, तो बेंजल्डिहाइड के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये भी यहाँ पे डोनेट कर सकता है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बन का कम हो जाएगा। तो बेंजीन ग्रुप यहाँ पे एक वीक प्लस एम के हिसाब से काम कर सकता है, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बस मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप है जो बस प्लस आई से इसको स्टेबलाइज कर सकता है कि नहीं है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन दोनों में से कौन सा हो गया? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन दोनों में से ये वाला हो गया। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो ये बस प्लस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आके फटाक से अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्लस एम से अटैक हो रहा है, भले ही वीक प्लस एम हो लेकिन है प्लस एम, तो प्लस एम से अटैक हो रहा है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इसका रेट फास्टर होगा, इसका रेट स्लोअर होगा। आ गया समझ में? ठीक है। और इन दोनों कीटोन में किसका रेट फास्टर होगा? तो चेक करते हैं, वापस से सेम चीज करो, आप इसको इधर शिफ्ट कर लो तो ये बन जाएगा प्लस, इसको इधर शिफ्ट कर लो ये बन जाएगा प्लस। अब आपको सोचना है कौन सा ये जो कार्बन प्लस बन रहा है ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है इन दोनों ग्रुप के द्वारा। तो आप देख सकते हो सॉरी, CH3 तो दोनों साइड में सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है C2H5 है और ये बस CH3 है, तो इसका प्लस साइज ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो इसका रेट स्लोअर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके इतना बढ़िया से यहाँ पे अटैक नहीं करेगा जितना यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो लोवेस्ट रेट से फास्टेस्ट रेट करना है, तो इन दोनों का तो रेट ज्यादा होगा। तो सबसे लोवेस्ट रेट किसका होगा? सबसे लोवेस्ट रेट डेफिनेटली इसका होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हाँ, सबसे लोवेस्ट रेट ब्यूटानोन का, उसके बाद प्रोपानोन का, उसके बाद बेंजल्डिहाइड क्योंकि प्लस एम से स्टेबलाइज हो रहा है, और उसके बाद प्रोपानोल। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में और जानना है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो प्लीज एक्स्ट्रामार्क लर्निंग एप्स में आप जाइए, आपके पास वहां पे बहुत सारा वीडियोस होगा, आप क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं आस्क इट से, और एआई आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा वीडियोस देखना चाहिए डिपेंडिंग कि आप कैसा डाउट पूछ रहे हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, फिर से जेईई मेन 2025 का सवाल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O इज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा ओके, तो सबसे पहले देखते हैं C3H6O क्या हो सकता है। आप बताओ C3H6O क्या हो सकता है? C3H6O तो क्या क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक भी है। शॉर्टकट ट्रिक तो ये है कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो बस C3H6 चेक करना है। ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है? अगर 3 कार्बन एटम होता तो एल्केन क्या होता? C3H8। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। तो इसमें बस 2 हाइड्रोजन कम है कि नहीं है? तो 2 हाइड्रोजन कम है, मतलब मुझे एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1। डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा या फिर साइकिल बनाना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो सकता है? ये हो सकता है मेरे पास कीटोन ऐसे करके, है ना, डबल बॉन्ड हो, या फिर एल्डिहाइड भी हो सकता है ऐसे करके, या फिर अल्कोहल भी हो सकता है ऐसे करके, है ना, राइट, एंड सो ऑन। साइकिल भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लेकिन ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो हमें पता है कि अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना एल्डिहाइड्स और एसिड्स में, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। हमें पता है कि कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, है कि नहीं है? तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि ये आंसर कीटोन ही होने वाला है। बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मुझे, लेकिन लग रहा है कि ये होगा। चलो चेक करते हैं। ऑन रिडक्शन इट गिव्स C3H8O। तो चलो ये वाला मॉलिक्यूल जो है मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो गैस है वो सही है कि नहीं है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है
इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो एल्कोहल बनेगा, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, किसी के साथ भी रिड्यूस कर सकते हो। याद रखना एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स ये सारे इजीली रिड्यूसेबल है, सब कुछ इसको रिड्यूस कर सकता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, सब कुछ, ठीक है। तो ये बनेगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला डेफिनेटली, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है तो इसका डेफिनेटली फॉर्मूला C3H8O हो जाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको सीखना है अच्छे से, एक्स्ट्रा मार्क लर्निंग ऐप में आपको मिल जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला C3H8O ही होगा। मैं काउंट नहीं कर रहा हूं ऐसे करके, 3 ऐसे करके मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, देख के बता सकते हो किसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डेफिनेटली C3H8O होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, विच रिएक्ट्स विथ HBr टू गिव ए ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको आगे HBr के साथ रिएक्ट कर देता हूं। तो इसको अगर मैंने HBr के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, एसिड है, H+ निकलेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, OH2+ बन के वाटर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन, उसके बाद Br लग जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रोमाइड भी देगा, ये बात भी सही है। विच इज कन्वर्टेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो अभी इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम MgBr मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप एज ए कार्बो एनाइन सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल कार्बन बॉन्ड है, तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो इसको ये सोच सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास है और ये कार्बो एनाइन है। भले ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फुल कार्बो एनाइन बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप इसको एज ए कार्बो एनाइन सोच के कर सकते हो। कुछ फाइनर डिटेल्स है जो हम लोग बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है, ऑन रिएक्शन विथ एक्स क्या है, तो मैंने तो सोचा एक्स ये है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस वाले चीज को मैं वापस से कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, तो ये R- जाके यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 इसने आके अटैक किया तो ये हो जाएगा CH3 है ना, और ये हो जाएगा O- MgBr। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं क्या, हाँ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ है तो H+ ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एल्कोहल। आ गया समझ में। अब क्या बोल रहा है कि ये जो X है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करने के बाद मुझे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 मिल रहा है। क्या मुझे मिल रहा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2? चेक करते हैं। इसका नामकरण कैसे होगा, 1 2 3 4 ये होगा ना, नहीं 1 2 3 नहीं होगा, थर्ड पे आ जाएगा एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 2,3 डाइमिथाइल, ये हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल, सेकेंड और थर्ड पोजीशन में डाइमिथाइल है, 2,3 डाइमिथाइल, यहां से मैं जा रहा हूं, ब्यूटान 2 यही मिल रहा है क्या, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2, यस यही है। तो मेरा जो गैस था ये यही होगा। इनफैक्ट ये देख के समझ में आ रहा था कि यही होने वाला है, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर है तो यही होने वाला है। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या होगा, CH3COCH3, यही सॉरी CH3COCH3, उसके बाद इसका एल्कोहल बन गया, ठीक है, उसके बाद मुझे ब्रोमाइड बन गया, तो X, Y और Z निकालना था, सही है। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, और ए क्या बोल रहा है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट याद है, चलो मैं बात करता हूँ आपसे आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। ये सारे रिएक्शन कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट है। ओके, ऑप्शंस क्या है, अच्छा ये ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन सा ए हो सकता है, ठीक है, इन सारे चीजों के साथ रिएक्ट करने से ये प्रोडक्ट कौन सा दे सकता है। सबसे पहले पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, याद है आप लोग को आयोडोफॉर्म टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन और बेसिक मीडियम में लेते हैं, आयोडीन NaOH, है ना, और ये क्या करता है, ये यूज करते हैं हम लोग CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए, CH3C डबल बॉन्ड O या फिर CH3CHOH आइसोप्रोपाइल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये दोनों अगर ग्रुप्स है तो मुझे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में सबसे पहले ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ए,
हाँ ए दे सकता है, मेरे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3C डबल बॉन्ड हो। क्या बी दे सकता है? हाँ बी भी दे सकता है, इसमें भी प्रेजेंट है CH3C डबल बॉन्ड हो। अरे सी में भी प्रेजेंट है, डी में भी प्रेजेंट है। तो इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं दे सकते। तो बाकी तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो एक एक करके हमें सबके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर क्या है? डी है। तो हम लोग, मैं डी से स्टार्ट करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो मैं डी से स्टार्ट करूंगा सॉल्व करने के लिए। वैसे आपको सब एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और चेक करते हैं कि डी से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr। तो इसको मैं CH3 माइनस कंसिडर कर सकता हूं। भले ये एक्चुअली फुल्ली फॉर्म्ड कार्बन आयन नहीं बनता है, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए CH3 माइनस यूज कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल अगर है ग्रिग्नार्ड का, वो छोड़ के बाकी आप यूज कर सकते हो। तो CH3C माइनस ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा? ये तो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये हो जाएगा O माइनस, है ना। उसके बाद क्या है? हाइड्रोलाइसिस है H प्लस है, तो ये बन जाएगा OH। तो मेरा 1 और 2 के बाद प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? 1 और 2 के बाद मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये CH3 है, ये यहाँ पे और एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 ने आके अटैक कर दिया, तो ये हो जाएगा OH। सही है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कंसेंट्रेटेड H2SO4 हीट। कंसेंट्रेटेड H2SO4 हीट क्या होता है? कंसेंट्रेटेड H2SO4 हीट एलिमिनेशन होता है ना, ठीक है। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 हीट के बाद अगर मैं एलिमिनेशन कर दूंगा इसका, तो एलिमिनेशन मतलब डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, यही से निकलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा डबल बॉन्ड हटाने के बाद मुझे मिल जाएगा ये, है ना, ये मिल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस करेंगे, तो ओजोनोलाइसिस अगर हम लोग करेंगे तो अभी हमने पढ़ा है कि इसको ब्रेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, अच्छा ओजोनोलाइसिस में तो यहाँ पे भी ब्रेक होगा, दोनों ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O लगाना है, तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। और साथ में और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा कुछ डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, ये CH2 था तो HC डबल बॉन्ड O H, ये बनेगा, है ना, 3 मॉलिक्यूल बनेगा। तो क्या ये मेरा प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं है। मेरा पास क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो सकता है? तो देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो हम लोग अभी मैकेनिस्टिक व्यू पॉइंट से करते हैं। कंसेंट्रेटेड H2SO4 कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है? E1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। मेरे पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, SN1, SN2, E1, E2, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, इन सारे चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको रिकैप चाहिए, अगर आपको डाउट है, तो हमारे पास बहुत सारे वीडियोस है लर्निंग ऐप में, आप जाके आस्क इट कर सकते हैं और आपको वो प्रॉपर वीडियो सजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन भी आप टाइप कर सकते हो, और हमारा जो AI है वो आपको एकदम ही एक्यूरेट आंसर और एकदम एक्यूरेट वीडियो सजेस्ट करने वाला है कि कौन सा आपको देखना चाहिए, ताकि आपका प्रिपरेशन फास्ट ट्रैक हो जाए, ठीक है। तो चलो, कंसेंट्रेटेड H2SO4 से E1 मैकेनिज्म होता है। तो पहले H2SO4 का H प्लस यहाँ पे लगेगा, OH2 प्लस बनेगा और ये निकल जाएगा। तो मुझे तो सबसे पहले कैटायन बनना है तो सबसे पहले मैं बनाता हूं यहाँ पे कैटायन, ठीक है। तो ये बन गया कैटायन, हाँ या ना। कभी भी अगर कैटायन बनता है ना, तो हमें हमेशा रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये सबसे बढ़िया, सबसे स्टेबल कैटायन है। और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। अब क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, तो और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे यही होने वाला है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे यही होने वाला है कि ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये आके यहाँ पे लग जाएगा। मैं प्रॉपर मैकेनिज्म अगर आपको जानना है तो आप लर्निंग ऐप में जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे कोड भी है। आप अगर टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियो सोल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि अगर आपने गलत आंसर दिया है तो एनालिसिस के बाद ये सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा वीडियो चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो टेस्ट में भी है, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है,
ठीक है, मैं तो सारा क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाऊंगा, तो टेस्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठा लिए। आपको अगर पूरा टेस्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप उसको क्लिक करिए और पूरा टेस्ट आप दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यह बन गया है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ये जाके यहाँ पे लग जाएगा है ना, तो ये जाके कितना मेंबर रिंग होगा, 5 मेंबर रिंग होगा, फिर भी नंबर कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 जाके 1 जाके मेरा 5 के साथ लग जाएगा। ये भी नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 5, तो मेरा जो 1 है वो 1 जाके 5 के साथ ऐसे करके जुड़ रहा है। और आप देख सकते हो 1 के साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ है ऐसे करके, और 2 के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहां तक। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस। तो इसके बाद हम लोग को तोड़ना पड़ेगा ये वाला डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तोड़ते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ना है बस, तो ये H हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, मतलब ये CH हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, इसके साथ ये दोनों लगे हुए हैं ऐसे करके। उसके बाद 2 हो गया, 2 के साथ भी एक CH3 लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो क्या ये मेरा प्रोडक्ट है? हाँ, चेक करते हैं। तो पहले एक CHO लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद CH3, तो फर्स्ट पोजीशन में CH3 लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन में CH3 लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड और CH3, तो सेकंड पोजीशन में C डबल बॉन्ड और CH3। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काफी डिफिकल्ट भी है क्योंकि देखो आपको एक एक करके पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। और ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कब होता है? जब मेरे पास कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट्स दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2024, फिर से आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, टॉलुइन से एल्डिहाइड बन रहा है और मेरे पास ए और बी बताना है, कुछ इंटरमीडिएट भी है। इंटरमीडिएट के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि मेरे पास ए और बी क्या है। तो ये ए क्या है, टॉलुइन के साथ CS2 अगर यूज करोगे सॉल्वेंट, तो हमें यूज करना है CrO2Cl2, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड। और अगर हम लोग एनहाइड्राइड अगर यूज करेंगे तो क्रोमिक ऑक्साइड यूज करेंगे CrO3। तो ये इटार्ड रिएक्शन हो गया, ये उसी का एक वेरिएशन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इटार्ड रिएक्शन, बार बार क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो इटार्ड रिएक्शन साथ में क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यह सब चीजें एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जा रहा है बार बार लास्ट 2-3 सालों से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा CrO3 और बी हो जाएगा CrO2Cl2। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड क्रोमाइल क्लोराइड, ये इटार्ड रिएक्शन है, ये उसी का एक वेरिएशन है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो मेरे पास 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 के कुछ एक मॉलिक्यूल है, क्लेमेंसन रिडक्शन करने से बोला जा रहा है कि ये देगा। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन होता है मेरे पास अगर कोई सा भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, अगर मैं इसको जिंक मर्क्यूरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाता है, पूरा RCH2R बन जाता है। काफी स्पेशल रिडक्शन टेक्निक है एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। तो ये हो गया क्लेमेंसन। ओके, इसके बारे में देखते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो मॉलिक्यूल है वुल्फ किश्नर करने से ये देगा। वुल्फ किश्नर भी क्या है? वुल्फ किश्नर हम लोग क्या, जिंक मर्क्यूरी HCl के जगह पे हम लोग हाइड्राजिन NH2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। ओके, तो ये एसिडिक मीडियम में होता है, ये बेसिक मीडियम में होता है। तो यहाँ पे सेम ही प्रोडक्ट बनेगा दोनों केसेस में। तो अगर सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है सर, तो 2 अलग अलग रिएजेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है और मेरे पास यहाँ पे OH है। ठीक है, तो अभी मुझे इसको रिड्यूस करना है
बस इसमें मुझे इस OH के साथ छेड़खानी नहीं करना है। जनरली रिड्यूसिंग एजेंट से क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं कि C डबल बॉन्ड उड़ा दो, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग जिंक मर्क्यूरी HCl यूज करेंगे, अगर हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन करने का कोशिश करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में मेरे पास यहाँ पे OH2 प्लस भी बन सकता है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, तो ये निकल सकता है। ये निकलने के बाद मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास Cl बन सकता है, एक तो Cl लग सकता है या फिर एलिमिनेशन हो सकता है, SN1 या फिर E1, ये सब कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, गॉट इट। तो मेरा ये वाला ग्रुप, ये जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये भी इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर हमारे पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वुल्फ किश्नर करेंगे। क्योंकि वुल्फ किश्नर देखो बेसिक मीडियम में होगा, मैक्सिमम क्या होगा, O- बन सकता है और कुछ नहीं होगा। ये तो लिविंग ग्रुप नहीं, ये तो लिविंग ग्रुप नहीं है, तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सिमिलरली एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के साथ एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो हम लोग वुल्फ किश्नर करेंगे, और बेस सेंसिटिव अगर ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कुछ अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग क्लेमेंसन करेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, क्लेमेंसन करने से क्या ये प्रोडक्ट देगा, चेक करते हैं आंसर। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल है, देखो ये मॉलिक्यूल जो है, इसको अगर मैं क्लेमेंसन में करूंगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि NH2 दिस ये तो रिड्यूस हो गया, ये मिलना चाहिए। लेकिन देखो ये एक एसिड डिराइवेटिव है ना, कोई सा भी एसिड डिराइवेटिव, एसिड हैलाइड हो, एस्टर हो, कुछ भी, कोई सा भी एसिड डिराइवेटिव को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एसिड देता है। तो ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होके ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आया समझ में। क्लेमेंसन रिडक्शन करने से ये बनेगा, ऐसा नहीं है कि बस ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वुल्फ किश्नर पे आते हैं। ये हो गया वुल्फ किश्नर। तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूस करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस ये C डबल बॉन्ड उड़ रहा है, ऐसा होगा क्या। तो ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो Cl है, ये Cl जो है ये लिविंग ग्रुप है ना। तो मेरे पास ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो मेरे पास और हाइड्रोजन भी है, तो NH2 जो है ये जाके इस पे अटैक कर सकता है और इसको निकाल सकता है, आया समझ में। या फिर बेस भी आके इस पे अटैक कर सकता है, इसको निकाल सकता है। ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है कि मेरे पास Cl प्रोडक्ट में रहेगा, ये गलत एक्सपेक्टेशन है, तो ये नहीं होगा। आ गया समझ में। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 हो गया करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है, क्लियर। तो कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ओपन टेस्ट आप दे सकते हो, आप पहले टेस्ट भी दे सकते हो, टेस्ट दे दो, जो भी कंफ्यूजन है यहाँ पे आके वापस वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, आपका मर्जी है। चलो अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। ओके, तो मेरे पास ये सारे कुछ एक स्कीम ऑफ रिएक्शन है, हमें ABC आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से ABC कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मेरे पास एल्डिहाइड OH ग्रुप OH रह रहा है, एल्डिहाइड भी एल्डिहाइड रह रहा है, लेकिन मेरे पास ये जो एस्टर है, ये एस्टर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एस्टर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एस्टर का रिडक्शन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एस्टर बाय द वे डिफिकल्ट टू रिड्यूस ग्रुप वाले में आता है, जैसे हमारा एसिड्स हो गया, एस्टर्स हो गया, एमाइड्स हो गया। ठीक है, जो एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करना डिफिकल्ट है, उनको हम लोग बस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिड्यूस करेंगे तो ये ना अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें बीच में रोकना है, ओके, रिडक्शन सीरीज में आपको पता होगा एसिड होता है, उसके बाद एल्डिहाइड होता है, उसके बाद एल्कोहल होता है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो अगर बीच वाले स्टेप में हमें रोकना है, अगर हमें एल्डिहाइड पे रोकना है तब क्या करें, तो बहुत ही स्पेसिफिक एक रिएजेंट है डाइबल एच, वही यूज करना पड़ता है। एनसीईआरटी में भी है डाइबल एच, और डाइबल एच के ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो डाइबल एच बहुत इंपॉर्टेंट है। लो टेम्परेचर लेना पड़ता है, हाई टेम्परेचर अगर है तो ये तो एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, तो लो टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो डाइबल एच से हम लोग एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ए हो सकता है क्या डाइबल एच, हाँ ए हो सकता है, यहाँ पे भी डाइबल एच हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अगर मैं करूंगा तो ये एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और ये एल्डिहाइड भी एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट डी, ये तो ये भी नहीं हो सकता, तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हट गया। ओके,
नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है CHO और ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या लग रहा है तुम्हें, ये क्या लग रहा है? तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, BNaOH और यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहलिक। ओके, एल्कोहलिक NaOH क्या है, व्हाट इज एल्कोहलिक NaOH? आपने एल्कोहलिक KOH तो सुना होगा, है ना। एल्कोहलिक KOH क्या होता है, एलिमिनेशन करता है। क्यों एलिमिनेशन करता है एल्कोहलिक KOH? क्योंकि मेरे पास KOH है और एल्कोहल है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, RO माइनस K+ और वाटर मिलेगा। तो बेसिकली मेरे पास RO माइनस रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसीलिए हम लोग एल्कोहल को एक्सेस में लेते हैं। तो मेरे पास एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH बेसिकली RO माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे ये RO माइनस है, एल्कोहलिक NaOH मतलब RO माइनस है, और ये एक्वस NaOH है, OH माइनस है, ठीक है। ओके, तो बेस अगर है, बेस अगर है तो क्या होगा, तो बेस जाके क्या कर सकता है, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक है, इसको निकाल सकते हैं, O माइनस बनेगा, उससे क्या ही होगा, ठीक है, OH, और यहाँ पे OH लिखा हुआ भी है। दूसरा चीज क्या कर सकता है, OH माइनस एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है ना। लेकिन हमें पता है कि एल्डिहाइड पे अगर अटैक करेगा, जैसे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड है, OH माइनस अगर एल्डिहाइड पे जाके अटैक करेगा तो मेरे पास इस कार्बन के ऊपर दो OH हो जाएगा, O माइनस OH। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और ये हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड अच्छा नहीं होता है, कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक एल्डिहाइड्स है जिसमें OH या फिर वाटर ऐड कर सकता है, तो OH में भी अटैक नहीं होगा। तो फाइनली क्या हो सकता है, फाइनली मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एल्डोल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन कैसे होगा, मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास RO माइनस है ना, दोनों बेस है, चेक करो, RO माइनस OH माइनस दोनों बेस है, दोनों के साथ सेम ही चीज होने वाला है कि मेरे पास एक निगेटिव चार्ज बनेगा। जैसे यहाँ पे मान लो ये हाइड्रोजन इसने निकाल लिया, ओके, तो कार्बन आयन बनेगा और कार्बन आयन जाके यहाँ पे अटैक करेगा। आ गया समझ में? तो चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। तो मेरे पास ये है, यहाँ पे हो गया OH, है ना, यहाँ पे हो गया निगेटिव, ये हो जाएगा CHO, C डबल बॉन्ड OH, ये एसिडिक RO माइनस, ये हाइड्रोजन निकालेगा, थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जाके क्या करेगा, ये जो C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है, ये जाके करेगा इस पे अटैक, ठीक है, ओके। तो ये बन सकता है ना। तो अगर ये इस पे अटैक करेगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हो गया OH, ठीक है। नंबर कर लेता हूं, आप भी नंबर का टेक्निक यूज करो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो मेरे पास यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो सामने से एक 5 मेंबर रिंग आप पहले से बना लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 मेंबर रिंग, ऐसा करके मैंने बना दिया 5 मेंबर रिंग, ठीक है। अब मेरे पास इसको नंबर कर लो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा एक OH, क्योंकि इसने अटैक किया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा OH, और 1 के साथ क्या लगा हुआ है, 1 के साथ लगा हुआ है CHO, है ना। ये हो गया, तो ये बन गया। उसके बाद ये तो हो गया मेरा एल्कोहल एल्डोल। कुछ हीट वीट दिया हुआ है क्या, कुछ हीट दिया हुआ नहीं है, लेकिन हीट दिया हुआ होना चाहिए था, क्योंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, तो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। तो ये बेसिक मीडियम में है ना, तो यहाँ पे फिर से कार्बन आयन बनेगा और ये निकल जाएगा, ओके। E1CB एल्डोल कंडेंसेशन केनिज़ारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में ना, बहुत हैवी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें है, इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर भी नहीं लिया, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स को हटा दिया, एल्डिहाइड कीटोन्स लिया, ओके। और आप देख सकते हो रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस तो आ ही रहे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केनिज़ारो एल्डोल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मुझे मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये निकल गया, ये हो जाएगा CHO, है ना। तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों से मिल सकता है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों से मिल सकता है। तो अभी भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते A और B में कौन सा आंसर होगा। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा CHO को मैं रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। फाइनल स्टेप में मैं CHO को रिड्यूस कर रहा हूं। तो CHO को अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, CHO को रिड्यूस करके मैंने क्या कर दिया, देखो CHO को मैंने रिड्यूस करके मैंने इसको एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो अगर मैं एल्केन में कन्वर्ट कर रहा हूं मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी हमने पढ़ रखा है उल्फ किश्नर या फिर क्लेमेंसन, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उल्फ किश्नर या क्लेमेंसन दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो और एक चीज है, यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड बन रहा है ना, ये OH हटा के
ये OH हटा के मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना रहा हूँ, तो OH भी हटाना है। तो OH क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ना, तो OH तभी हटेगा अगर मैंने उल्फ किश्नर किया। उल्फ किश्नर बेस सेंसिटिव है, तो वो OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी OH था उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, बिकॉज OH तो लिविंग ग्रुप है नहीं, राइट। लेकिन एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिएक्ट करेगा, मतलब क्लेमेंसन रिएक्ट करेगा, और क्लेमेंसन रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कैटायन बनेगा। तो SN1 या फिर E1 इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो आइदर मेरे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड बन सकता है। तो ये वाला जो चीज़ है नंबर सी, ये तो हो जाएगा डेफिनेटली जिंक HCl, है या ना, जिंक मर्क्यूरी HCl। तो ये हो गया मेरा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। PYQ है क्या? हाँ, जेईई मेन 2024 का PYQ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप वीडियोस चेक कर सकते हो हमारे पोर्टल में। कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको चाहिए कि हम कुछ एक स्पेशल टॉपिक लेके आए, आपको जो भी डिफिकल्टी फेस हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और हम लोग वही टॉपिक के ऊपर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, उसके ऊपर हम लोग वीडियो भी बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोपानल मिथानल, ठीक है। प्रोपानल, प्रोपानल क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया प्रोपानल। और मिथानल क्या होता है? मिथानल होता है HCHO, ठीक है। इन दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH कर रहे हैं तो क्या होगा? डाइल्यूट NaOH तो एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा ना। डाइल्यूट NaOH अभी पढ़ रखा है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। उसके बाद जिंक नहीं, उसके बाद हीट होना चाहिए। एल्डोल, यहाँ पे एल्डोल बनेगा, उसके बाद ये हीट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा, उसके बाद NaCN के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एसिड बनेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दिया। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करोगे तो आप भी ऐसे बोल सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जेईई मेन 2023 का सवाल है, तो बनाते हैं, एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास प्रोपानल है और मिथानल है। तो कभी भी अगर अल्फा हाइड्रोजन कभी भी प्रेजेंट है ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल ऑफ HCHO होता, तब वो केनिज़ारो रिएक्शन होता, ठीक है। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले डाइल्यूट NaOH है, तो डाइल्यूट NaOH क्या करेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ये जाके इस पे अटैक करेगा। तो इसने जाके अगर इस पे अटैक किया तो क्या बन सकता है? CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा CHO, और ये बन जाएगा, इसने अटैक किया तो ये हो जाएगा CH2O माइनस। तो हीट और वाटर था, ये हीट और वाटर है, तो ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये चीज, मैं हीट कर रहा हूँ, है ना, बेसिक मीडियम में मैं हीट कर रहा हूँ, सॉरी मतलब हीट तो सेकेंड स्टेप में, तो हीट कर रहा हूँ तो एलिमिनेशन होगा E1CB के थ्रू, अभी अभी हमने पढ़ रखा है। तो ये हो जाएगा मेरा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? अब मैं इसको NaCN के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। अब मैं इसको NaCN के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। तो देखो मैं इसको बना देता हूं, ठीक है। CH3 क्या है यहाँ पे? C है, CH3 है, अच्छा ठीक है। इसको मैं ऐसे बनाता हूं, चेक करो। CHO को रखता हूं यहाँ पे, CHO है ना, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो जाएगा मेरा CHO। और क्या है? CHO के साथ मेरे पास क्या लगा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, इस CHO के साथ C जुड़ा हुआ है, तो C भी ड्रॉ कर लेते हैं, धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा CH, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और इस CH के साथ एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो इस CH के साथ एक CH3 जुड़ा है, ये है सेम मॉलिक्यूल। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको NaCN ऐड कर रहा हूँ, NaCN तो CN माइनस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो CN माइनस यहाँ पे जाके अटैक करेगा। अब देखो ऑप्शंस चेक करो, यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें मैंने देखा है ना, मैंने क्वेश्चन में ऑप्टिकल एक्टिविटी, रेसेमिक मिक्सचर, ये सब देखा। तो मुझे मैकेनिज्म के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप देखो मेरे पास ऐसा होता है, कार्बोनिल ग्रुप RC डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ऐसा होगा, है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा, राइट, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास प्लस बन जाएगा, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना इसके ऊपर।
तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। और अगर आपको याद है कार्बोकेटाइन में भी ऐसा ही होता है, जब हमने SN1 SN2 पढ़ाई किया था हम लोगों ने SN1 SN2 का, ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी सेम चीज होगा। कभी भी अगर मेरे पास ऐसे प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऊपर से और नीचे से अगर अटैक करोगे और सारे ग्रुप्स अगर डिफरेंट है, तो मुझे दो अलग अलग आइसोमर्स मिलेगा 50-50 रेशियो में। हमारे सिलेबस में 50-50 रेशियो में ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा R और OH, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल H, एक तो ये होगा, और दूसरा वाला हो जाएगा R। किसी भी दो को एक्सचेंज कर सकते हैं, चलो इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, तो ये हमेशा इनएंशियोमर्स होता है। और 50-50 इनएंशियोमर्स होता है। हमारे पास सिलेबस में 50-50 ही है। कुछ रीजन है जब 50-50 नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो ये CN- भी ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, D+L फॉर्म होगा, है ना। तो मेरे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा, यह सब तो कुछ है, CH, मेरे पास CN हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कायरल कार्बन है, 4 अलग अलग ग्रुप से, तो इसका D+L फॉर्म होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसी मॉलिक्यूल का कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस अगर कर रहे हैं तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा। कोई सा भी एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड भी हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई सा भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस होगा तो एसिड बनता है। तो यहाँ पे साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एसिड मिलेगा COH, OH, H, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है ये। लेकिन ये कायरल है ना, इसका D+L फॉर्म होगा, तो यहाँ पे भी D+L फॉर्म होगा। एग्रीड। तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, चेक करते हो ऑप्शन, ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या। तो मेरे पास तो मिक्सचर जो होगा, ये जो मिक्सचर है इसमें D+L फॉर्म होगा, है ना। तो 50% D 50% L इंटरनल कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, सॉरी एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। रेसेमिक मिक्सचर होगा क्या, हाँ रेसेमिक मिक्सचर होगा, रेसेमिक मिक्सचर होगा। एंड इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कैसे होगा, ये तो एसिडिक मीडियम है ना, एसिड है ना, तो न्यूट्रल नहीं होगा, ये तो एसिड होगा। रेसिमिक मिक्सचर एंड गिव्स ए गैस विद सैचुरेटेड NaHCO3। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद H2CO3, उसके बाद फिनॉल अल्कोहल, ये सब। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फेनॉल, क्योंकि फेनॉल ये टेस्ट देता नहीं है। फेनॉल में बस एक पिक्रिक एसिड है, वो टेस्ट दे सकता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हो, बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टमेटिकली पढ़ना बहुत ही जरूरी है, रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। एवरी डे हाफ एन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास के नोट्स, ये तो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद सॉल्व कर सकते हो, क्या लग रहा है। तो आप देख सकते हो बार बार, है ना, क्वेश्चंस आता रहता है यहाँ से। तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, डाइल्यूट NaOH के साथ में अगर मैं रिएक्ट करूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये बनेगा, माइनस बनेगा, है ना, माइनस बनेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड O हो गया, ये इसके साथ और एक 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक OH। तो ये हो गया मेरा एल्डोल। हीट कर रहे क्या, बिल्कुल हीट कर रहे, तो ये हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पे कार्बन आयन बन के ये OH निकल जाएगा, E1CB मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा। तो हम लोग यहाँ पे आराम से एक डबल बॉन्ड जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर C। आप देख सकते हो डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, तो C सही आंसर है। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन 2023, फिर से कंपाउंड X। तो मेरे पास है कंपाउंड X, है ना, और कंपाउंड X क्या कर रहा है, ये सारे रिएक्शंस कर रहे हैं और मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि एक साइक्लिक एस्टर है। तो X क्या होगा, तो वापस से हमें सारे कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला वाला ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहले मेरे पास ये कंपाउंड है मैं क्या कर रहा हूं, मैं HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस में रिएक्ट कर रहा हूं, सही है। तो अगर बेस है तो देखो
एल्डोल कंडेंसेशन होगा या केनिज़ारो रिएक्शन होगा, ये हमेशा हमें चेक करना पड़ता है। तो कभी भी अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे ये एल्डिहाइड है, मेरे पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिख रहा है यहाँ पे, कभी भी अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन करना है, केनिज़ारो नहीं करना है। केनिज़ारो में जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है वो करना डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उसका रेट स्लो होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा फास्टर होता है केनिज़ारो से। तो ये OH माइनस क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से ये हाइड्रोजन निकालेगा, तो मुझे मिलेगा C, मैं CHO को इस साइड लिख देता हूँ, CHO CH3 CH3 और ये हो गया माइनस, है ना। ये क्या करेगा, ये जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसने जाके अगर इस पे अटैक किया तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा CH3, इस CHO को ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CHO, मेरे पास और एक CH3 है तो ये हो गया CH3 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा CH2O माइनस, ठीक है, CH2O माइनस, क्लियर। ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कोई हीट वीट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करना है, बस यहाँ तक रुकना है। उसके बाद KCN के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो KCN क्या करेगा, KCN क्या करेगा, चेक करो यहाँ पे, ये मेरे पास एल्डिहाइड था ना, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। अगर मैं KCN के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो CN माइनस है, ये CN माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा, है कि नहीं है। तो मेरे पास अगर CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट, तो मुझे मिलेगा CH3 ये तो हो गया। उसके बाद हो गया C, ये हो जाएगा मेरे पास OH और यहाँ पे हो जाएगा CN, है ना। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH2O माइनस, ठीक है, ये भी O माइनस होना चाहिए, बट आगे H3O प्लस कर रहे तो सब मैं OH कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मेरे पास ये O माइनस है, इसको भी O माइनस कर दो, ठीक है, दोनों O माइनस ही रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, H3O प्लस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक तो जितना भी O माइनस है सब OH बन जाएगा और ये जो CN है ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने दूसरे क्वेश्चन में भी देख रखा है। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा COH, COOH, है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो H3O प्लस है ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, मे बी कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 में क्या हो सकता है, अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल है, ये एसिड अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना सकता है। तो मैं यहाँ से वाटर निकाल देता हूँ तो मेरे पास एक साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। और कितना मेंबर्ड होगा ये आप चेक करो, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर बनेगा। तो मैं 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर में 5 मेंबर्ड बना देता हूँ पहले, ये हो जाएगा मेरे पास 5 मेंबर्ड। ऑक्सीजन को मैंने 1 दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पे देखो आपके पास डबल बॉन्ड O है, 4 पे OH है ना, 3 पे मेरे पास 2 CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया, पहला वाला कंपाउंड से ही मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन चेक करते हैं। Which of the following compounds give yellow solid when reacted with NaOI NaOH? NaOI NaOH क्या है, ये आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम ही है, ओके। हाइपोहेलाइट हाइपोआयोडाइड भी ले सकते हैं हम लोग, आयोडीन बेसिक मीडियम में हाइपोआयोडाइड भी देता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज है, दिस इज जस्ट एन आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कब होता है, मेरे पास कौन सा ग्रुप चाहिए, आइदर CH3C डबल बॉन्ड O या फिर CH3CHOH, है ना, ये दोनों ग्रुप्स के लिए यूज होता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है अगर आपको जानना है तो आप आस्क इट कर सकते हो, और AI विल सजेस्ट यू द प्रॉपर वीडियोस टू वॉच, ठीक है, कौन सा वीडियो आपको देखना है। तो देखो सबसे पहले ये CH3OH है, हाँ ये दे सकता है, ये नहीं देगा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड है तो ये दे सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O है लेकिन ये एसिड है, तो एसिड्स ये रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, अगर CH3 होगा तो भी एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म पे जाओगे ना, तो मेरा बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जाके आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CHI बनाता है, उसके बाद फर्दर और एब्स्ट्रैक्शन होकर CI3 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर एसिड प्रेजेंट है तो मेरा जो OH माइनस है, मेरा जो बेस है वो ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों हटाएगा, ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक है तो OH माइनस यहाँ से इसको हटा देगा, तो मेरा CI3 एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस मेरा जो प्रेसिपिटेट होता है CHI3 वो बनेगा ही नहीं, तो एसिड्स नहीं दे सकता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, काफी
अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 का है। उसके बाद ये तो बिल्कुल नहीं देगा, यहाँ पे मेरे पास CH3CO ग्रुप नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, A and C ओनली। तो बस A and C ये प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करता है। फेलिंग और टॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही है कि फेलिंग जो है, फेलिंग या फिर बेनेडिक्ट, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मतलब बेंजेल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है। तो बेंजेल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट नहीं देता, टॉलरेंस देता है बेंजेल्डिहाइड के साथ टेस्ट, लेकिन फेलिंग नहीं देता ये टेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फेलिंग और टॉलरेंस के बीच में। तो ये देखो ऑप्शन में ही सबसे पहले ये है बेंजेल्डिहाइड है, तो बेंजेल्डिहाइड नहीं देगा। दूसरा, ये तो एल्डिहाइड है ही नहीं, तो ये कहां से होगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड है तो ये देगा, ये भी एल्डिहाइड है ये देगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, ये हो गया CH2OH, यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, ये हो गया CH2OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद बहुत सारा CHOH है, CHOH, 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 उसके बाद CH2OH। बेसिकली मुझे तो लग रहा है कि ये ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6, ये एक फ्रुक्टोज है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट दे सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों ये टेस्ट दे सकता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। मेरे पास मान लो यहाँ पे कीटोन है, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म के थ्रू, ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो टोटोमेरिज्म के थ्रू ये ऐसे भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो ये टेस्ट देगा, तो C भी ये टेस्ट दे सकता है बिकॉज ये टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो करेक्ट आंसर हो गया CDNE। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, जो कि है ADNE नहीं, CDNE। सो द करेक्ट आंसर इज CDNE ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O which do not dissolve in NaOH। सबसे पहले ये चेक करते हैं ये C9H10O क्या हो सकता है, C9H10O। तो वापस से मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन हो जाता है CnH1820 होगा। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हो गया 10, तो 10/2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 आएगा। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स by 2 + 1, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 आएगा। बहुत सारे डबल बॉन्ड्स है, कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफी हाई है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कुछ बेंजीन रिंग तो है, ठीक है। तो मैंने एक बेंजीन रिंग बना दिया, तो बेंजीन रिंग बना दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 हो गया, और एक साइकिल भी बनाया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 हो गया। तो मुझे और एक डबल बॉन्ड बनाना है ना, तो और एक डबल बॉन्ड बनाना है, क्या होता है देख सकते हैं। तो इट डज नॉट डिसॉल्व इन NaOH, मतलब ये फिनॉल, ये कंपाउंड जो है ये फिनॉल नहीं है, मतलब ये डज नॉट डिसॉल्व इन NaOH, मतलब क्या है, ये एसिडिक नहीं है ना। तो एसिडिक नहीं है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो भी नहीं सकता, ऑक्सीजन बस एक है, 2 ऑक्सीजन चाहिए ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। उसके बाद क्या आता है, एसिडिक फिनॉल होता है ना। तो ये फिनॉल नहीं है, फिनॉल नहीं हो सकता। डज नॉट डिसॉल्व इन HCl, मतलब ये एल्कोहल भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एल्कोहल होगा HCl में डालोगे कैटायन बनेगा, है ना। तो ये फिनॉल भी नहीं है, एल्कोहल भी नहीं है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। डज नॉट गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 240, तो कार्बोनिल भी नहीं है भैया, है क्या ये, कार्बोनिल भी नहीं है। एंड ऑन हाइड्रोजनेशन गिव आइडेंटिकल कंपाउंड, ठीक है। चलो करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं और एक डबल बॉन्ड ऐड कर देता हूँ, तो 6 7, तो 4 और 1 5 हो गया डबल बॉन्ड। और उसके बाद मैं एल्कोहल तो बना नहीं सकता, मैं CH2OH नहीं लिख सकता हूँ, मैं CH2OH नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि HCl में डिसॉल्व नहीं होता है ना। तो इसको मैं एक ही चीज़ बना सकता हूँ, समझ में आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OCH3, ठीक है, 6 7 8 9। तो ये बन सकता है ये कंपाउंड। और क्या बन सकता है ये कंपाउंड, ये भी बन सकता है CH डबल बॉन्ड CH2 और OCH3 इधर लगा लो, ऑर्थो पे लगा लो या मेटा पे लगा लो, पैरा पे लगा लो। आगे क्या बोल रखा है कि ऑन हाइड्रोजनेशन इट गिव्स आइडेंटिकल कंपाउंड। तो देखो ये और ये तो आइडेंटिकल कंपाउंड नहीं देगा, है ना। और इसके भी जितने भी आइसोमर्स है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2,
मैं यहाँ पे OCH3 अगर मैं लगा देता हूँ और इसका अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, तो इनका हाइड्रोजनेशन करने से ये सेम कंपाउंड तो नहीं देगा। तो सेम कंपाउंड कौन सा दे रहा है, ये दोनों तो सेम कंपाउंड नहीं देगा, इसमें CH2CH3 होगा, CH2CH3 होगा, लेकिन वो CH3 अलग अलग पोजीशंस पे लगा हुआ है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, यही होगा। और इसमें देखो इसका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, ये हाइड्रोजन जो है एक बार तो सिस हो सकता है और एक बार ये ट्रांस भी हो सकता है, राइट, बिकॉज अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा 2। ये दोनों सेम ही हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट देगा, इन दोनों को हाइड्रोजनेशन करोगे तो मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH2 और CH3, तो सेम ही हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट देगा, बाकी ये सब नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना है, 2, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। ओके, C डबल बॉन्ड है OH, तो क्या हो सकता है, OH माइनस क्या करेगा, कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है यहाँ पे, आप चेक करो, मेरे पास PH है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2025 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो OH माइनस क्या ही कर सकता है, OH माइनस कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, हाइड्राइड निकल के यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा केनीजारो रिएक्शन। ओके, ये हो जाएगा इंटरमोलिकुलर केनीजारो रिएक्शन, और केनीजारो रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो ये हो जाएगा रिड्यूस, तो ये हो जाएगा COCH O माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, बिकॉज OH जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन तो होगा ही, तो अल्टीमेटली आई विल गेट CHOH C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट CHOH, हाँ PH CHOH C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। ठीक है, तो चलो आज का सेशन के लिए इतना ही। मैं वापस से बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैकेनिज्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एल्डोल केनिजारो के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस है, टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस है, सो बहुत सारा टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। तो ओपन टेस्ट है, जाके आप ओपन टेस्ट अटेम्प्ट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे कोड भी है, और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा और भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास सॉल्यूशंस सब कुछ होगा। कुछ भी अगर उसमें कन्फ्यूजन है, आप हमारे AI को आस्क इट कर सकते हैं, तो आस्क इट करने से आपको प्रॉपर आंसर अलॉन्ग विथ सजेस्टेड वीडियोस, कौन सा वीडियो देखना चाहिए, यह सब चीज़ें आपको मिलेगा। तो गो अहेड, डाउनलोड द एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप एंड मेक श्योर कि आप यह सारे चीज़ें कर रहे हो और आपका प्रिपरेशन सही ट्रैक पे चल रहा है। सो थैंक यू एवरीबडी, होपफुली आपको बहुत ही बढ़िया लगा ये सेशन, होपफुली आपको बहुत सारा चीज़ें, नए चीज़ें समझ में आए। कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर टाइप करके हमें बता सकते हैं, और एक्स्ट्रा मार्क्स JEE चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।